अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखलूत हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। अवाम ने मसाइल पर जज्बात को फोकियत देकर अपनी मुश्किलात भी बढ़ा ली हैं। किसी जमात की वाज़ेह अक्सरियत से मुल्क व कौम को सही सीमत मिल जाती है। अगर कोई जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर लेती तो डूबती मईशत जल्द किनारे लग जाती। अवाम के फैसला ने मुअल्लक पार्लियामेंट को जन्म दिया। हालिया इलेक्शन के नतीजे भी कमोबेश साबका इलेक्शन जैसे ही हैं। बुलंद आवाज़ में भाषण देने वालों को दानिशवर और तजदीदकार समझ लिया गया। मीडिया की तवज्जो अदालतों पर रही, कौमी इशूज़ पथे पुश चले गए। चाहे कोई भी हुक्मरान बन जाए उसे दांतों तले पसीना आ जाएगा। कौम ने जो बोया है काटने को तैयार रहे, यानी एक आग का दरिया है, डूब कर जाना है। इसकी तफसील में जाते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पाकिस्तान इलेक्शन 2024 8 फरवरी को हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम ने इस इंतखाबात में एक मरतबा फिर जिस तरह फैसला दिया उससे पार्लियामान अवाम में मुअल्लक होकर रह गया है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी सियासी जमात सादा अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी। नतीजतन वफाक में मखलूत हुकूमत बनानी पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून वफाक और पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत है। MQM ने कराची में और हैदराबाद में अक्सरियत हासिल कर ली। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक बड़ी तादाद कामयाब हुई। हौसला अफजा बात यह हुई कि इलेक्शन के नतीजे के साथ ही सियासी जमातों ने मिलकर चलने पर जोर दिया। PDM की मखलूत हुकूमत पर गैर मामूली तनकीद करने वालों को अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त मखलूत हुकूमत का कामयाब तजर्बा अब किस कदर फ़ायदेमंद साबित होगा, वगरना आज मुल्क एक और सियासी बहरान की जद में होता। बड़े लीडरों को भी इस उम्र का एहसास है कि अगर फौरी तौर पर हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल न किया गया तो बेयकीनी की काफियत जारी रहेगी और इस बेयकीनी में मुल्की मईशत को संभालना मुमकिन नहीं रहेगा। अवाम की हाय है आसमान को छूने लगेगी। अवाम ने जिस तरह वोट डालें और जो पैटर्न बन गया है उससे ऐसा लगता है कि अवाम को अब भी एहसास नहीं कि पाकिस्तान किस माशी आजमाइश से गुजर रहा है और इसे ठीक करना 1 या 2 साल की बात नहीं, जबकि इसे बेसिमत भी नहीं छोड़ा जा सकता। बाकी दोनों सूबों यानी बलूचिस्तान और KPK में क्या होता है ये भी जल्द सामने आ जाएगा। ये तकरीबन वही सूरत हाल है जो गुज़श्ता इंतखाबात में हुई। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, इंतहाई कमज़ोर मईशत के बावजूद पाकिस्तानी अवाम एक मजबूत हुकूमत क्यों नहीं चाहती? इसका जवाब तो अवाम ही देगी, लेकिन ये तय है कि मखलूत हुकूमत के जो नुकसानात होते हैं इन्हें अब अगले 5 साल तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस किस्म की वोटिंग में उस सियासी बेयकीनी का बड़ा हाथ हो सकता है जो पिछले 6 सालों से मुल्क में जारी है। उन तकलीफ दह तजर्बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो माजी में सोचे बगैर किए गए और मुल्की मईशत का बुरा हाल हुआ। मगर सबसे अहम बात यह है कि अवाम इस बात का भी इदराक ना कर सके कि कौम को जिन चैलेंजेस का सामना है वो खारजा नवीयत के नहीं बल्कि अंदरूनी मामलात से मुतल्लक हैं जो उनकी ज़िंदगी के हर शोबे पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं, जैसे महंगाई, बिजली, गैस के बिल, कर्जे, बुनियादी सहूलतों और नस्लों का मुस्तकबिल। ये भी इस इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ अगर देखा जाए तो इस वक्त भी वही सूरत हाल है। KPK में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की अक्सरियत जीती। सिंध में PPP, पंजाब में नून लीग आगे रही, जबकि बलूचिस्तान में बहुत छोटी सी पार्टियों को भी कामयाबी मिली। ये मिला जुला रुझान स्टॉक एक्सचेंज में तो शायद मामूल की बात हो, लेकिन जहां 5 साल के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें बनाने का मामला आ जाए वहां हरगज़ ये बात काबिल इत्मीनान नहीं बल्कि लम्हा फिक्रिया और गौर खोज के मुतकादी सूरत हाल है। अगर मुल्क की सूरत हाल देखी जाए तो गुज़श्ता बरसों के दौरान जिस किस्म की फ़िक्री और सियासी तकसीम देखी गई है उसने सियासी इख्तलाफात दुश्मनियों में बदल दिए हैं। अपने लीडर और पार्टी की फतह हर चीज़ पर सबकत ले गई है। आम महफिलों में अपनी बात करना तक मुमकिन नहीं रहा, जबकि सोशल मीडिया तो सिर्फ एक दूसरे को दलील करने, नीचा दिखाने, गालिब गलौज का फोरम बनकर रह गया है। बड़े बड़े दानिश्वर कहलाने वाले सियासी इख्तलाफात में सरहदें फैलाने लगते हैं और हर सियासी बात ज़िंदगी और मौत का मसला बना ली जाती है, जबकि सब जज्बात की रोह में बह रहे हैं। बुलंद आवाज़ में भाषण देने वालों को दानिश्वर और तजज़ियाकार समझ लिया गया। कम अज़ कम अब तो उन लोगों को जो तालीम याफ्ता होने के दावेदार हैं मुल्क व कौम की रहनुमाई को अपना हक समझते हुए ठहराव से काम लेना चाहिए। हमें पॉपुलिज्म, मकबूलियत या कल्ट की सियासत से बाहर निकलना होगा। कौम को जोश से ज़्यादा होश में रहने की ज़रूरत है। जब हालात इस नहज पर पहुँच जाएँ कि किसी खबर पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए तो इंतखाबी नताइज इसी तरह के होते हैं। लोग हर रोज़ अदालतों के फैसलों का इंतज़ार करते रहे और मीडिया उसी पर फोकस करके अवाम की तवज्जो हासिल करता है, जबकि कौमी इशूज़ पथे पुष्ट ही रहे।
महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोने वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों की सियासत पर उतरते रहे। अब सवाल ये भी बनता है कि क्या इस तरह के इंतखाबी नताइज से वो चैलेंजेस जिनको पाकिस्तानी कौम का सामना करना पड़ेगा ख़त्म या कम हो जाएंगे? तो इसका साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी हुक्मरान बन जाए, हालात ऐसे ही हैं तो उसको दाम तो तले पसीना आ जाएगा। बकौल शायद एक आग का दरिया है, डूब कर जाना है, खजाना तो उसी तरह खाली है जैसे 2022 के अप्रैल में था। किसी भी लीडर या माहर के लिए मुल्क को कौमी तरक्की की राह पर डालना मुमकिन ना होगा। कौम ने जो बोया है वो इसे काटने के लिए तैयार रहे। काम और सब्र, अब यही दो अल्फाज गिरा से बांध ली जाएं और कौम को कमर कस लेनी चाहिए। नई हुकूमत एक इंतहाई मजबूत माशी टीम मैदान में उतारेगी तो बेहतर होगा। अब माहरीन सब कुछ भुलाकर मुल्क को कौम संवारने पर लग जाएं। गिले शिकवे 10-15 साल के बाद देख लें। ये मुल्क 24 करोड़ आबादी का गरीब तरीन मुल्क है जिसके पास फिलहाल अफरादी कुव्वत के अलावा और कोई बड़ा सोर्स नहीं है जिससे मुल्क को चलाया जा सके। इस वक्त कमज़ोर लड़खड़ाती मैशत हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। मुल्क की मैशत ना सिर्फ कमज़ोर है बल्कि इस मरहले पर पहुंच चुकी है कि जहाँ इसे रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जा रहा है, यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया की जाती है। ये 4 कदम चलती है और फिर हाँफने लग जाती है। हमारे पास इतनी रकम नहीं कि मुल्क के खर्चे पूरे कर सकें, तनख्वाहें अदा कर सकें या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। अवाम को रिलीफ देना तो दूर की बात है। ये सारी सूरत हाल देखते हुए भी अवाम ने मैशत की बजाय अपने जज्बात को वोट किया। अगर हम बांग्लादेश की सूरत हाल को भी देख लें तो वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब थी। सियासी कशमकश थी, सारी अपोजिशन जेलों में बंद थी, लेकिन इसके बावजूद अवाम एक ऐसी हुकूमत पर मुत्तफिक हो गए जो इनके माशी मसाइल हल कर रही है, जिसके पास वो प्लान और मंशूर भी है जो 5 साल तक मुल्क को चला सके। मगरबी ममालिक ने हसीना वाजिद के इलेक्शन के तरीक़ाकार इंसानी हुकूक और जमहूरियत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन वो कामयाबी से खुद को मनवा चुकी है। बांग्लादेश का ग्रोथ रेट 8 के करीब है जो दुनिया के बड़े ममालिक के बराबर है। वहाँ भी नौजवानों की अक्सरियत है, लेकिन हमारे मुल्क के नौजवान की सूरत हाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो मुल्क पहले ही कर्ज़ों पर चल रहा हो उसकी हुकूमत को तैयार रहना चाहिए कि मज़ीद कर्ज़े कैसे हासिल करेगी और मौजूदा कर्ज़े उन्हें किस तरह अदा करेगी। ब्लूमबर्ग ने इस पर बड़ा अच्छा तबसरा किया है कि सियासत चाहे कैसी भी क्यों ना हो, पाकिस्तान को दूसरे प्रोग्राम के कर्ज़ों के लिए IMF के पास ही जाना पड़ेगा। गोया अवाम, हुकूमत और माहरीन को ये कड़वी गोली निकलने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। आने वाले वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-ख़ज़ाना अगले माह 3 अक़सात के प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए IMF के दरमियान में हाज़िरी के लिए तैयार हो जाएँ। पाकिस्तान की अवाम मैशत को संभालने में कम दिलचस्पी रखती है, वो तो अपने बिखरे जज्बात को हर चीज़ पर फोकियत देती है। अगर मीडिया का किरदार देखा जाए तो वो खासा मायूस कुन रहा। असल कौमी मसाइल मैशत के थे, लेकिन फौरी शोहरत के चक्कर में जिसे उर्फ़े आम में रेटिंग कहा जाता है, इसका फोकस रोज़मर्रा के अदलिया के रिमार्क्स और इलेक्शन के दीगर मामलात पर रहा। इसलिए कौम में यह शऊर कम ही रहा कि मैशत ही सब कुछ है, बल्कि इलेक्शन भी मैशत के संवारने के लिए हैं, ना कि किसी फर्द या पार्टी या फैसलों की पजीराई के लिए। सोशल मीडिया से तो वैसे भी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं थी। इसका किरदार हस्ब तवक्का सूचना खेजी बेसरपा इंकशाफात पर ही मबनी रहा। नतीजा ये निकला कि 16 करोड़ स्मार्टफोन रखने वाली कौम अजीब कन्फ्यूजन में मुब्तला हो गई। इन हालात में मीडिया और इसके किरदार पर यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर एकेडमिक रिसर्च की ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा हो गई है। और मज़ेदार बात जो है वो ये है कि हर बड़ा एंकर जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पर था वो अब व्लॉगर बन गया है। अब इसकी समझ नहीं आती कि वो टीवी पर घंटा भर के प्राइम टाइम प्रोग्राम को अहमियत क्यों नहीं दे रहा, उसे व्लॉगर क्यों बनना पड़ा। हर एंकर दूसरे चैनल पर तजदियाकार बना हुआ है। बहरहाल इस मामले पर मज़ीद तजावीज़ सामने आए और मीडिया का मुस्बत किरदार किस तरह बेहतर किया जा सकता है तो बेहतर होगा। नई हुकूमत के लिए मईशत से जुड़ा दूसरा बड़ा चैलेंज दोस्त ममालिक से कर्ज़ों का हसूल होगा। इस ज़मन में अहम तरीन बात यह है कि इस मुल्क में ऐसी हुकूमत हो जिस पर दुनिया का एतमाद हो, मुल्की मामलात ख़ासतौर पर माशी मामलात बखूबी चला सकती हो और इनसे लिए गए कर्ज दुरुस्त इस्तेमाल हों और कर्ज़ों की वापसी की भी सलाहियत रखती हो। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन या तो कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तानी अवाम को महज इस बुनियाद पर कर्जे देगा और ना ही सरमायाकारी पर आमादा होगा कि यहाँ कोई हुकूमत बनाई गई है। इन्हें तो अपने सरमाए से दिलचस्पी होगी, वो कैसे महफूज रहेगा। बांग्लादेश भी तरक्की में बहुत आगे है। हालिया इंतखाबात के नतीजे में वहाँ भी मजबूत हुकूमत वजूद में आई है। हमें गौर करना चाहिए कि हमाकतें, जज्बाती दानश्वरी और बेमकसद सियासत हमें कहाँ लेकर जा रही है। क्या हम अरब दोस्तों से कर्जे मांगने पर ही लगे रहेंगे? क्या हर वक्त चीन हमारा सहारा बनता रहेगा या अमेरिका की साजिशी थ्योरी से अवाम के खाली पेट भरते रहेंगे?
वक्त गुजरता जा रहा है मगर हम अपनी आंखें खोलने पर आमादा नहीं है। चीन हमारा मजबूत दोस्त ही नहीं, तरक्की का पार्टनर भी है, इसलिए एक मरतबा फिर हमारी नजरें उसकी तरफ उठ रही हैं। सी पैक में वो हमारे साथ है, ताहम नई हुकूमत को यकीन दिलाना होगा कि ना सिर्फ अब ये मंसूबे पूरे होंगे बल्कि इनकी रफ्तार भी तेज रहेगी। याद रहे कि चीन ने ही हमें सी पैक के तमाम मंसूबों के लिए कर्जे दिए थे। ये कर्जे ना सिर्फ वापस करने होंगे बल्कि इससे खुद कफालत और मुल्क की तरक्की के लिए मुनाफा भी हासिल करना होगा। चीन, बांग्लादेश और इंडिया हमारे लिए तरक्की का मॉडल बन सकते हैं, लेकिन नामालूम क्यों हमें बातें करने और जज्बाती दोस्ती के बयान देने का मर्ज लाहक है। अमली कामों से हम भागते हैं। हमारी एक खुशफहमी है कि चीन जैसे दीन दोस्त हमारी हर हमाकत और माशी कोताही में हमें बेल आउट करेंगे, क्योंकि इनके पास दौलत है। जहाँ मुल्क में अंदरूनी मामलात हैं वहाँ खारजा पॉलिसी भी बहुत अहम होती है और नई हुकूमत के लिए ये खारजा पॉलिसी भी बनानी होगी। हालांकि ये इलेक्शन में इसके मतलब कोई भी बहस नहीं हुई। खारजा पॉलिसी की अहमियत हमारे लिए माशी कमजोरी की वजह से गैर मामूली हो गई। इन इंतखाबात में अवाम ने एक मुनक़सिब मैंडेट दिया है। जब बजट बनने में मुश्किल 1-2 माह रह गए हैं, जमातें अपने इक़्तिदार का जश्न मनाएंगी या रात दिन इस फिक्र में घुली रहेंगी कि अवाम को किस तरह सालाना बजट में रिलीफ फराहम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए जिनमें लाखों नौकरियां, घरों की तमीर, मुफ्त बिजली शामिल है। वो अवाम को क्या दे सकेंगे? महंगाई में कमी का अहम तरीन नुस्खा बरामदात में इजाफा करना है, मगर कमज़ोर हुकूमत किस तरह इसे मैनेज कर सकेगी ये देखने की बात होगी। जबकि हर ताजर शोर मचाएगा कि हमारा माल, महंगे खाम माल, बिजली, गैस और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आलमी मार्केट में कोई खरीदने को तैयार नहीं, तो नई हुकूमत सर पकड़ कर बैठ जाएगी। खारजा पॉलिसी में हमारे लिए एक अहम इशू अमेरिका और मगरबी ममालिक से तल्लुकात को मामूल पर रखने का भी है। गजा की जंग की वजह से यहाँ जज्बात बहुत गालिब हैं, लेकिन सफारती तल्लुकात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर चलते हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी असल किरदार सामने आने का वक्त आ गया है। इनका मुल्क उन्हें पकार रहा है। उन्हें गुज़श्ता 6 सालों में भरपूर तरीके से मुल्क की अंदरूनी सियासत में हिस्सा लिया, तो अब आगे बढ़कर अपने मुल्क को कौम के लिए कुछ करके भी दिखाएं। सबसे पहले तो इन्हें ज़र मुबादला की तरसेल दोगुना करना होगी ताकि मुल्क इस तरह संभल सके। नींद इन्हें यहाँ सरमायाकारी करनी होगी। इस ज़िम्मन में जदीद ममालिक की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके दिखाना होगा। चीनी और भारतीय तारकीन वतन को देख लें जो वापस अपने वतन आए और इसको सहारा दिया। ये सारी बातें अपनी जगह, मगर सबसे अहम किरदार खुद पाकिस्तानी अवाम का होगा जिन्होंने ये मुनक़सिम मैंडेट दिया है। जर्मनी में दूसरी आलमी जंग से लेकर आज तक बनने वाली तमाम हुकूमतें इत्तेहादी ही रही हैं। चांसलर मर्कल जिन्होंने 20 साल हुकूमत की और अपने मुल्क को यूरोप की सबसे ताकतवर मईशत और दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाया, वहाँ हमेशा इत्तेहादी हुकूमत ही रही। यूरोप के 29 ममालिक को अपने इशारों पर उन्होंने चलाया। दुनिया की बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातें मनवाई। भारत से हमारी दुश्मनी और शदीद तनाज़ात का सबको पता है, जिसमें मसला कश्मीर सबसे अहम है। अब ज़रूरी हो गया है कि कमज़ोर तरीन माशी सूरत हाल के तनाज़र में ये फैसला किया जाए कि भारत से तल्लुकात की नवीयत क्या हो। तमाम जमातें और दूसरे ममालिक मसला कश्मीर का हल चाहती हैं, तो अब इस समय बढ़ना चाहिए। हमारे तनाज़ात बहुत से इक़्तिसादी मसाइल का सबब हैं और कम अज़ कम अब हम इनके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नई हुकूमत का तमाम तर फोकस अंदरूनी सियासत पर होगा। दहशत गर्दी की नई लहर ने पेचीदगी में इजाफा किया है, तो ऐसे तनाज़ात का हल भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। साइफर मामले में अमेरिका से तल्लुकात मुतासर हुए हैं। साजिश का बयानिया और इसके असरात दूर तक गए, लेकिन शायद अमेरिका ने समझ लिया कि इसमें अंदरूनी सियासत ज़्यादा थी और इसका खारजा पॉलिसी से तल्लुक कम था। इंतखाबात भी हो गए हैं, जल्द ही वफाक और सूबों में नई हुकूमतें बन जाएगी। सवाल ये है कि क्या मुल्क को मज़ीद 5 साल इसी तरह घसीट कर चलाना है या तरक्की की तेज़ रफ्तार शाहराह पर इसे दौड़ाना है। सियासी सूरत हाल या माशी मामला, तालीम, सेहत और बुनियादी जरूरियात का मसला हो या जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, टैक्स चोरों की बात करें या करप्ट ब्यूरोक्रेसी को बेनिकाब किया जाए, बताने हैं मुकम्मल हकाइक, बोलना है पूरा सच, मगर रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करनी। रेड लाइन मियां इफ्तिखार अहमद के साथ।